आवाज आ रही है ना? गुड मॉर्निंग आप सभी को। हम लोग हिंदी साहित्य में गद्य विधा अर्थात गद्य साहित्य में उपन्यास विधा को देख रहे थे और उपन्यास में भी आंचलिक उपन्यासकार को देख रहे थे, यानी पूर्व चंदोत्तर युग के उपन्यासकारों को देख रहे थे। उसमें से मनोविश्लेषणवादी हो गए। मनोविश्लेषणवादी के बाद आंचलिक उपन्यासकार आज हम लोग देख रहे हैं। प्रगतिवादी या साम्यवादी जो मार्क्सवाद से प्रभावित थे उनको भी हम लोगों ने देख लिया। तो आंचलिक उपन्यासकार हम लोग देख रहे थे। आंचलिक उपन्यासकार कल पढ़ाए थे, जिसमें से कल फणीश्वरनाथ रेणु को आप लोग को हम बता चुके थे। आज हम आंचलिक उपन्यासकार में अगले देखेंगे। सबसे पहले रामदरस मिश्र को देखते हैं। इनके उपन्यास भी क्रम से पूछे जा सकते हैं, महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं ये इस कालखंड के, यानी आंचलिक उपन्यासकार में। तो ये उपन्यास की क्लास 16 है। आगे बढ़ते हैं। तो इस कालखंड में सबसे पहले आज लिखिए रामदरस मिश्र को। किनको लिखना है? रामदरस मिश्र नंबर 1। रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र की अगर बात करें तो रामदरस मिश्र का जन्म कब हुआ? तो रामदरस मिश्र का जन्म हुआ था 1924 ईस्वी में। एक चीज याद रखिए कि इनका निधन अभी नहीं हुआ है। आप लोग जबरदस्ती इनको मार मत दीजिएगा, ठीक है? इनका जन्म कब हुआ? 1924 ईस्वी में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? इनके गांव का नाम डुमरी था। गांव का नाम डुमरी और जिला पड़ता है, जिला डुमरी गांव जिला पड़ता है इसका गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। जिला क्या है? गोरखपुर है। जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन इनकी अभी नहीं हुई थी। ये हाल में 2021 में इनको सरस्वती सम्मान से सम्मानित भी किया गया था इनकी काव्य पर। तो इन्होंने सभी विधाओं पर रचना की है। रामदरस मिश्र एक ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने सभी विधा पर रचनाएं भी की हैं। तो इनके उपन्यासों का वर्ण विषय तो नहीं पूछा जाएगा, परंतु इनके उपन्यासों का क्रम पूछा जा सकता है। तो इनके उपन्यास को लिख लीजिए। इनका निधन अभी नहीं हुआ है। आप लोग इनको मार मत दीजिएगा, अभी जीवित है बेचारे ये। इनके उपन्यास को लिखिए। नंबर 1 पानी के प्राचीर 1961 ईस्वी में था। पानी के प्राचीर का प्रकाशन वर्ष 1961 ईस्वी है। पानी के प्राचीर 1961 ईस्वी। दूसरा नंबर में जल टूटता हुआ। अगर जल टूटता हुआ उपन्यास का प्रकाशन वर्ष देखें तो 1969 ईस्वी। तीसरा उपन्यास इनका बीच का समय। सभी सिर्फ उपन्यास का क्रम लिख लीजिए। बीच का समय उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1970 ईस्वी है। ये उपन्यास का प्रकाशित हुई थी तो 1970 में। चौथा उपन्यास इनका लिख लीजिए सूखता हुआ तालाब। सूखता हुआ तालाब कब की है? ये 1972 ईस्वी की है। सूखता हुआ तालाब, ठीक है। पानी के प्राचीर 61, जल टूटता हुआ 1969, बीच का समय 1970, सूखता हुआ तालाब 1972। रामदरस मिश्र को हम लोग देख रहे हैं। इनके बाद इनके और भी उपन्यास है। अपने लोग 76 में है। नंबर 5 में लिखिए अपने लोग 76। अपने लोग, इसका प्रकाशन वर्ष है 1976 ईस्वी। दूसरा नेक्स्ट उपन्यास लिखिए अपने लोग के बाद इनका अगला उपन्यास था रात का सफर। रात का सफर भी 1976 ईस्वी का है। रात का सफर 1976 ईस्वी। आकाश की छत का प्रकाशन वर्ष क्या था? 1979 ईस्वी। आकाश की छत। बिना दरवाजे का मकान मोस्ट उपन्यास है ये। बिना दरवाजे
का मकान, बिना दरवाजे का मकान का प्रकाशन वर्ष 1984 ईस्वी है। ये प्रकाशन वर्ष कब है? 1984 ईस्वी, बिना दरवाजे के मकान। और लिख लीजिए। इनके बाद एक था नौवा नंबर में दूसरा घर 1986 ईस्वी का उपन्यास है। और एक उपन्यास इनका और लिख लीजिए प्रमुख में, वो लिख लीजिए 20 बरस, ये 1996 का है। 20 बरस, ये इसका प्रकाशन वर्ष 1996 ईस्वी है। ये इनके उपन्यासों का क्रम रहा था। रामदरस मिश्र, इनके प्रमुख उपन्यास ये इस प्रकार रहे थे। अगर इसमें से अभी आप लोग को अगर प्रमुख चाहिए तो देख लीजिए, पानी का प्राचीर उपन्यास जो है ये इनका प्रमुख उपन्यास है। पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ, सूखा हुआ तालाब, 3 इधर हो गया, एक इधर देख लीजिए बिना दरवाजे का मकान और दूसरा घर, ये सब इनके प्रमुख उपन्यास हैं। कम से कम आप लोग इनका समय याद जरूर रखें कि इनका समय, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। इनके वर्ण विषय नहीं पूछे जाएंगे। चलिए, तो रामदरस मिश्र के बाद अगले उपन्यासकार को देखते हैं, गुलशेर खां सानी को। गुलशेर खां सानी दूसरे उपन्यासकार हैं ये। गुलशेर खान सानी, ये भी आंचलिक उपन्यासकारों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, तो इनके उपन्यास को भी देखना जरूरी है। गुलशेर खां सानी जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1936 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो एक जगह पड़ता है जगदलपुर बस्तर, छत्तीसगढ़ में। कहाँ हुआ था? तो जगदलपुर बस्तर, जगदलपुर बस्तर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ। निधन कब हुआ था? तो इनका निधन 1995 में हुआ था। गुलशेर खां खानी 1995 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। इनके अगर उपन्यास की बात करें तो इनके उपन्यास को देखिए, और इनके उपन्यास भी प्रमुख हैं। क्रम वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। पहला उपन्यास इनका कस्तूरी। देखिए, कस्तूरी कुंडल वसे अलग है मैत्रेय पुष्पा की, और ये कस्तूरी इनका उपन्यास अलग है। थोड़ा इसका ध्यान रखें आप लोग। कस्तूरी उपन्यास कब की है? कस्तूरी 1964 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है, 1964 ईस्वी। दूसरा उपन्यास है पत्थरों में बंद आवाज। दूसरा उपन्यास पत्थरों में बंद आवाज। पत्थरों में बंद आवाज की अगर बात करें तो ये कब की है? ये भी 1964 ईस्वी की है। तीसरा उपन्यास इनका लिख लीजिए काला जल, ये भी मोस्ट उपन्यास है। काला जल, काला जल कब की है? ये भी 1965 ईस्वी की है। नंबर 4, चौथा में लिख लीजिए शालबानों के द्वीप। शालबनों के द्वीप, शालबनों के द्वीप कब की है? ये 1966 ईस्वी, 67 ईस्वी की है। शालबनों के द्वीप 1967 ईस्वी। इसमें कस्तूरी मोस्ट है, काला जल मोस्ट है। और उपन्यास इनके लिखाते हैं, ऐसा ना समझें कि इनके उपन्यास हो गए। 4 हो गया। नंबर 5 में इनका उपन्यास लिखिए नदी और सीपियां, 70 ईस्वी की है। नदी और सीपियां, नदी और सीपियां, इसका प्रकाशन वर्ष कब था? 1970 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, नदी और सीपियां। इसके बाद लिख लीजिए एक लड़की की डायरी, नंबर 6। एक लड़की की डायरी, इसका प्रकाशन वर्ष 1973 ईस्वी है। एक लड़की की डायरी हो गया। नदी और सीपियां 70, एक लड़की की डायरी 73। ठीक है। एक और फूल तोड़ना मना है, ज्यादा नहीं है, 8 उपन्यास लिख लेना है।
फूल तोड़ना मना है। फूल तोड़ना मना है कब की है? 1980 ईस्वी का है ये। इसका प्रकाशन वर्ष 1980 ईस्वी। और एक उपन्यास इनका 8वां नंबर में और लिख लीजिए, सांप और सीढ़ी। सांप और सीढ़ी। सांप और सीढ़ी कब की है? सांप और सीढ़ी 1983 ईस्वी की है। ये इनके उपन्यास हो गए गुलशेर खां सानी के। देखो बाबू, सबका अगर प्रकाशन वर्ष लिखाएंगे तो याद करते करते तो जीवन बीत जाएगा, याद भी नहीं होगा। हम लोग भी इंसान हैं। तो जहां जरूरी है, जो पूछे जा सकते हैं, जिनके पूछे गए हैं, ठीक है, वहां पे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। और वहां पे उनके सभी वर्ण विषय हुआ, पात्र योजना हुई, सब कुछ लिखाते हैं। जैसे कि इस कालखंड में अगर आंचलिक उपन्यासकार की श्रेणी में देखें तो दो तो सुपर मोस्ट है। एक है फणीश्वर नाथ रेणु और एक है नागार्जुन। फणीश्वर नाथ रेणु के सभी उपन्यास को कल आप लोग को हम पढ़ा दिए, सभी उपन्यासों का वर्ण विषय पढ़ा है। अब नागार्जुन है, नागार्जुन की क्लास लंबी चलेगी, क्योंकि नागार्जुन के भी सभी उपन्यास को लिखाना है, वर्ण विषय लिखाना है, पात्र लिखाना है, कथा क्षेत्र लिखाना है, ठीक है, कथा वस्तु लिखाना है, भाषा शैली लिखाना है, किस क्या कथा हुई वो बताना है। तो उनकी क्लास लंबी चलेगी। तो एक दिन जब इनको सबकी समेट देते हैं, आंचलिक उपन्यासकार में जो छोटे छोटे उपन्यासकार हैं, जैसे ये हुए गुलशेर खां सानी हुए, रामदरस मिश्र हुए, श्रीलाल शुक्ल हुए, राही मासूम रजा हुए, राजेंद्र अवस्थी हुए, इन सभी को देख लेंगे तो अंत में उनको नागार्जुन को हम लोग पढ़ लेंगे। तो ये भी हो गए। तो इनका भी जय सिया राम हो गया ना। कौन थे ये? गुलशेर खां सानी। तीसरे नंबर पर अगर बात करें कि तीसरे नंबर के उपन्यासकार को, तो तीसरे नंबर पर लिख लीजिए राही मासूम रजा। नंबर 3 राही मासूम रजा। ये भी प्रमुख उपन्यासकार हैं। इनके भी दो उपन्यास जो है, जैसे कि आधा गांव है, टोपी शुक्ला है, 375 है, सीन 75 है। ये 3 उपन्यास इनके मोस्ट, उनका वर्ण विषय भी बताएंगे। तो जो महत्वपूर्ण है उनको तो देखना है ही। राही मासूम रजा का जन्म कब हुआ था? अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1927 ईस्वी में। कब हुआ था? 1927 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो गाजीपुर में हुआ था। गाजीपुर कहाँ पड़ता है जी? बिहार में कि पटना में? उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ था? तो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। निधन कब हुआ राही मासूम रजा का? अगर इनके निधन की बात करें कि इनका निधन कब हुआ, तो इनका निधन हुआ था 1992 ईस्वी में। प्रमुख उपन्यासकार भी हैं, आंचलिक उपन्यासकार में प्रमुख स्थान भी रखते हैं, तो इनके बारे में इतना जानना पड़ेगा। चलो अब इनके उपन्यास को देखिए। इनके उपन्यास भी सुपर है। सुपर मतलब सुपर मोस्ट है, परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है, चाहे वो टीजीटी रहे, पीजीटी रहे, नेट जेआरएफ रहे या हिंदी से संबंधित जो भी एग्जाम रहे। अगर हिंदी साहित्य पूछी जाएगी तो इनके उपन्यास का स्थान हम लोग मान सकते हैं। इनका पहला उपन्यास जो है वो है आधा गांव। मोस्ट उपन्यास है आधा गांव। गंगोली गांव का चित्रण था ना इसमें। आधा गांव। आधा गांव उपन्यास कब की है? आधा गांव उपन्यास है 1966 ईस्वी की, 66 ईस्वी 1966। दूसरा उपन्यास लिख लीजिए टोपी शुक्ला। ये भी मोस्ट उपन्यास है। टोपी शुक्ला कब की है? ये 1969 ईस्वी की है। प्रकाशन वर्ष 1969 ईस्वी। तीसरा उपन्यास इनका लिख लीजिए हिम्मत जौनपुरी। हिम्मत जौनपुरी। हिम्मत जौनपुरी कब की है? हिम्मत जौनपुरी 1969 ईस्वी की है। चौथा उपन्यास इनका लिख लीजिए ओस की बूंद। चौथा उपन्यास कौन सा है? ओस की बूंद। ओस बोलते हैं शीत को। ओस की बूंद। रात्रि में जो शीत पड़ती है उसे ओस कहा जाता है। ओस की बूंद कब है? ये 1970 ईस्वी का इसका प्रकाशन वर्ष है। 4 हो गया। 2-3 और लिख लीजिए। इसमें देखो आधा गांव मोस्ट है,
टोपी शुक्ला मोस्ट है। इन दोनों का वर्ण विषय भी बताएंगे। तो आधा गांव 66, टोपी शुक्ला 69, हिम्मत जौनपुरी 69, ओस की बूंद 1970। नंबर 5 में लिखिए दिल एक सादा कागज। दिल एक सादा कागज। दिल एक सादा कागज उपन्यास जो है ये कब की है? दिल एक सादा कागज उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1973 ईस्वी में हुआ था। नंबर 6 सीन 75 मोस्ट उपन्यास है। इंदिरा गांधी का इमरजेंसी यानी आपातकाल का चित्रण इसमें किया गया है, जो 75 में लगा था, जिसका नाम है सीन 75। सीन 75, सीन 75 कब की है? 77 की है। याद रखिएगा, सीन 75 उपन्यास कब की है? 77 की है। 77 में इसका प्रकाशन वर्ष हुआ। एक उपन्यास और लिख लीजिए, कटरा बी आरजू। कटरा बी आरजू ये कब की है? ये 1978 ईस्वी का है। ये इनके हो गए उपन्यास। इसमें से कुछ उपन्यास जो हैं जैसे कि आधा गांव है, प्रमुख उपन्यास। टोपी शुक्ला है सीन 75, तो ये एक प्रमुख उपन्यास भी है। सॉरी, ये वाला सीन 75। तो इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो लिख लीजिए विशेष कुछ इनके बारे में, वर्ण विषय ही लिख लेते हैं। वर्ण विषय। तो वर्ण विषय में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आधा गांव का। इसमें गंगोली गांव का चित्रण था, ये आप लोग को पता है, पढ़े भी होंगे आप लोग। आधा गांव, आधा गांव कब का था? ये 1966 ईस्वी का ये उपन्यास है। आधा गांव 1976 से। इस उपन्यास में है क्या? तो गाजीपुर जिले के एक गांव जिसका नाम है गंगोली, उस गांव का चित्रण है इसमें। ज्यादा याद नहीं रखना है। और उस गांव में क्या, उस गांव के जो सैयद मुसलमान रहते हैं उन्हीं का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। लिख सकते हैं एक लाइन में। इसमें गाजीपुर जिले के गंगोली गांव, कौन सा गांव है? गंगोली। पूछा जा सकता है गंगोली गांव का चित्रण किस उपन्यास में है, ठीक है? या आधा गांव उपन्यास में किस गांव का चित्रण है, या कथा क्षेत्र क्या है? तो गंगोली गांव है। कहाँ पड़ता है? गाजीपुर जिले में। तो इसमें गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा है। इसमें गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा है। सैयद मुसलमानों की कथा है। एक बात तो ये हो गई, और ये उपन्यास फ्री हुआ। ज्यादा इसमें जानने की आवश्यकता नहीं है, इतना ही बहुत है, ठीक है? इसमें गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा है, किसमें? आधा गांव उपन्यास में। इनका दूसरा प्रमुख उपन्यास था टोपी शुक्ला। ये हिंदू मुस्लिम समस्या पर आधारित उपन्यास है। दूसरा उपन्यास कौन सा था? टोपी शुक्ला। देख लीजिए, टोपी शुक्ला। टोपी शुक्ला का प्रकाशन वर्ष अभी आप लोग को बताए थे 1969 ईस्वी था, याद है ना? हाँ। इसमें क्या है? ये हिंदू मुस्लिम संबंधों पर आधारित एक उपन्यास है। लिख सकते हैं हिंदू मुस्लिम संबंधों पर आधारित उपन्यास। बस एक उपन्यास इनका और देख लीजिए, सीन 75 जो था 77 में। तीसरा उपन्यास कौन था? सीन 75, प्रकाशन वर्ष कब था? 1977 ईस्वी। इसमें क्या है सीन 75 में? तो इसमें 1975 में जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर किया था, ठीक है, तो आपातकाल और जनजीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ा था, उसका चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। लिख लीजिए, 1975 ईस्वी के
आपातकाल एवं जनजीवन पर इसके प्रभाव का चित्रण है। जनजीवन पर इसके प्रभाव का चित्रण है। तो ये भी हुए समाप्त। सीन 75 मोस्ट उपन्यास था, टोपी शुक्ला। जो प्रमुख है उसका वर्ण विषय जानना आवश्यक है। बोल सकता है कि आपातकाल का चित्रण किस उपन्यास में है, पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। तो आपातकाल का चित्रण सीन 75 में है, जिसका प्रकाशन वर्ष का भी 77 है। किसका उपन्यास है? राही मासूम रजा का। राही मासूम रजा के बाद एक उपन्यासकार को हम लोग देखते हैं, श्रीलाल शुक्ल को। आज इनको भी फ्री ही करते हैं, ज्यादा ये भी नहीं है। राही मासूम रजा तीसरे नंबर पर थे। सबसे पहले किनको देखे हम आज? सबसे पहले आज हम लोग रामदरस मिश्र को देखे। रामदरस मिश्र के बाद गुलशेर खां सानी को देख लिए हैं। गुलशेर खां सानी के पश्चात राही मासूम रजा को देख लिए, और राही मासूम रजा के पश्चात अब हम लोग देखते हैं किनको? तो श्रीलाल शुक्ल को। राग दरबारी इन्हीं का उपन्यास था। तो ये चौथे हो जाएंगे ना जी, चौथे नंबर श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल, ठीक है। श्रीलाल शुक्ल का जन्म कब हुआ था? इनका अगर जन्म देखें तो श्रीलाल शुक्ल का जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था? अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। निधन इनका 2011 में हुआ था। निधन कब हुआ था? तो 2011 ईस्वी में हुआ था। इनके उपन्यास को देखिए, इनके कुछ उपन्यास मोस्ट हैं, उनके वर्ण विषय भी हम लोग जानेंगे। जैसे कि राग दरबारी तो है ही। मोस्ट क्यों है? क्योंकि इन पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। इनको मेरे ख्याल से श्रीलाल शुक्ल को 2009 में ना ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था अमरकांत के साथ जी। हाँ, तो इनके उपन्यासों को देख लीजिए। पहला इनका उपन्यास लिख लीजिए, सूनी घाटी का सूरज। सूनी घाटी का सूरज। सूनी घाटी का सूरज। सूनी घाटी का सूरज कब का है? ये 1957 ईस्वी का उपन्यास है। इसका प्रकाशन वर्ष 1957 ईस्वी। दूसरा लिख लीजिए अज्ञातवास। देखो बाबू, अज्ञातवास में ऐसा मत समझना कि इसमें पांडवों की कथा है। इसे पांडवों की कथा नहीं है। अज्ञातवास में एक पति का अपने पत्नी के प्रति दुर्व्यवहार और दुराचरण का वर्णन है। इसमें पढ़ लीजिएगा जाके, थोड़ा सा पढ़ा कीजिए, बार बार बोलते हैं। अज्ञातवास, इसका प्रकाशन वर्ष कब था? ये 1962 में प्रकाशित हुई थी। तीसरा इनका उपन्यास लिखिए, मोस्ट उपन्यास राग दरबारी। राग दरबारी कब की है ये? ये 1968 ईस्वी का उपन्यास है। 1968 ईस्वी का ये उपन्यास है, और 1969 ईस्वी में इस उपन्यास पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। लिखा देंगे। जो मोस्ट है जिस पर पुरस्कार मिल चुके हैं, तो वो तो ऐसे भी समझ सकते हैं सामान्य कि अगर उस पर कुछ पुरस्कार मिला है, चाहे वो ज्ञानपीठ हो, सरस्वती सम्मान हो, साहित्य अकादमी पुरस्कार हो, या कोई भी छोटी भी सम्मान हो, सम्मान है ना, वो बहुत बड़ा चीज होता है। ठीक है, सम्मान की तुलना या गिफ्ट की तुलना कभी धन से नहीं की जाती है। कितने का है ये महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, महत्वपूर्ण ये है कि दिया किसने है और क्यों दिया है। चलो, राग दरबारी 1968। इसके बाद नंबर 4 में लिखिए सीमाएं टूटती है। सीमाएं टूटती है। अगर सीमाएं टूटती है उपन्यास को देखें तो ये कब है? 1973 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है। कुछ उपन्यास और भी लिख लीजिए। 4 हो गया, यहां तक लिख लिए। चलिए 5वां नंबर में लिखिए आदमी का जहर।
नंबर 5, हाँ, आदमी का जहर, आदमी की जहर ने, आदमी का जहर। आदमी का जहर उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? 1974 ईस्वी में हुआ था। क्रम वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं, थोड़ा याद रखें। आदमी के जहर के बाद लिखिए मकान, ये 76 का है। मकान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कब है? 1976 ईस्वी। ठीक है, एक उपन्यास इनका और लिख लीजिए, पहला पड़ाव, नहीं एक और, विश्रामपुर का संत, वो मोस्ट है। ये पहला पड़ाव, पहला पड़ाव, पहला पड़ाव कब है? पहला पड़ाव 1976 ईस्वी का उपन्यास है। और एक और लिख लीजिए, मोस्ट उपन्यास है विश्रामपुर का संत। विश्रामपुर का संत। आश्रम सीरीज देखे हैं जी, आश्रम वेब सीरीज जो है, बस वैसा ही है विश्रामपुर का संत। अब ऐसा नहीं किसी कथा पर वो बनाई गई है, नहीं, बस अगर आश्रम सीरीज देख लिए हैं, वेब सीरीज जो है आश्रम, उसको अगर देख लिए हैं तो समझ लीजिए कि उसमें विश्रामपुर का संत उपन्यास ऐसा ही है। ये कब है? 1998 ईस्वी का है। कब का है ये? 1998, 58 का नहीं, 98 का है। हाँ, आश्रम वेब सीरीज पर है ये। पहला पड़ाव भी मोस्ट है, ये उपन्यास भी जो है ये भी मोस्ट है। पहला पड़ाव विश्रामपुर का संत, इधर तो राग दरबारी है ही, अज्ञातवास भी मोस्ट है, सोनी घाटी का सूरज भी मोस्ट है। तो जो प्रमुख उपन्यास है उसके थोड़े से वर्ण विषय को हम लोग देख लेते हैं। लिख लीजिए वर्ण विषय, थोड़ा थोड़ा जानना है, ज्यादा नहीं। वर्ण विषय, अगर वर्ण विषय की बात करें तो सबसे पहले हम लोग सोनी घाटी का सूरज ही देख, ज्यादा नहीं लिखना है इसमें। सोनी घाटी का सूरज जो है वो एक प्रतिभावान कुलीन परंतु एक गरीब छात्र है, उसकी संघर्ष गाथा है इस उपन्यास में। सोनी घाटी का सूरज, सोनी घाटी का सूरज, सोनी घाटी का सूरज अगर उपन्यास की बात करें कि सोनी घाटी का सूरज उपन्यास में क्या है, सोनी घाटी का सूरज, तो सोनी घाटी का सूरज उपन्यास कब की थी याद है? 1957 ईस्वी की थी। अभी तुरंत ना लिखाएं, तुम लोग सब का सब गधा हो। 1957 ईस्वी का है ये। ठीक है, इसमें है क्या? तो अभी तो समझाया कि इसमें एक छात्र की करुण गाथा है। एक छात्र है जो अच्छे कुलीन वर्ग का है, अच्छे वर्ग का है, प्रतिभावान है, संघर्षी है, मेहनती है, परंतु एक ही समस्या है कि वो निर्धन है, उसी का चित्रण है। लिख सकते हैं इसमें कुलीन, अच्छे कुल का, कुलीन, प्रतिभावान, प्रतिभावान, इसमें कुलीन प्रतिभावान परंतु निर्धन छात्र, निर्धन छात्र की संघर्ष गाथा है, की संघर्ष गाथा है। बस काफी है, इसके लिए इतना ही पर्याप्त है, परंतु इसमें इसकी संघर्ष गाथा है। दूसरा उपन्यास कौन सा था इनका जो मोस्ट था? दूसरा उपन्यास इनका होगा अज्ञातवास। कौन सा उपन्यास था? अज्ञातवास। ये अज्ञातवास पांडव वाला मत समझ लीजिएगा, ठीक है। अज्ञातवास ये कब का था? 1962 ईस्वी का में इसका प्रकाशन है। इसमें है क्या? इसमें एक पति अपनी पत्नी के प्रति क्रूर व्यवहार, ठीक है, उसका प्रभाव, यानी कि एक पति है जो अपनी के प्रति क्रूर व्यवहार रखता है, हमेशा उसे मतलब शोषित करता है, शोषण करता है उसका, और अंत में उसके हाथ क्या लगता है? तो पछतावा लगता है। यही इसका चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। थोड़ा सा लिख लीजिए, ज्यादा नहीं। एक पति का अपनी पत्नी, अब ऐसा ना कि दूसरी की पत्नी के साथ ऐसा करता है, अपनी पत्नी, एक पति का अपनी पत्नी के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति क्रूर व्यवहार, अपनी के पत्नी के प्रति क्रूर व्यवहार एवं
क्रूर व्यवहार एवं पश्चाताप का चित्रण। बस इतना इसके बारे में याद रखिए। एक उपन्यास लिख लीजिए, ये तो हो गया 62 में। राग दरबारी थी 68 में, उसको लिख लीजिए। और एक विश्रामपुर का संत में राजनेताओं का पाखंड का जिसमें चित्रण किया गया है, नंबर 3 में लिख लीजिए राग दरबारी। नंबर 3 क्या था? राग दरबारी। प्रकाशन वर्ष क्या है राग दरबारी का? 1968 ईस्वी था, है ना। 1968 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। 1969 में ही ना, 1969 में इसको क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, ठीक है। 1968 में इसका प्रकाशन हुआ और 1969 में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगले बात, किस शैली में है ये? तो अगर इस शैली की बात करें कि ये उपन्यास की शैली क्या है, तो ये रिपोर्ताज शैली में है। किस शैली में है? रिपोर्ताज शैली में है। रिपोर्ताज शैली में लिखी गई है। दूसरी बात, कैसा उपन्यास है? तो ये व्यंग्यात्मक उपन्यास है, व्यंग्य है इसमें। कैसा उपन्यास है ये? ये व्यंग्यात्मक उपन्यास है। इसमें गांव, समाज, राजनीति सब पर व्यंग्य है, व्यंग्यात्मक उपन्यास है। इसमें किस गांव का वर्णन है? अगर कथा क्षेत्र की बात करें कि इसका कथा क्षेत्र क्या है, तो कथा क्षेत्र इसका, इस उपन्यास का जो है वो गंगोली शिवपालगंज है ना। हाँ, गंगोली तो आधा गांव में था ना। इसमें क्या है? कौन सा गांव है? शिवपालगंज है। शिवपालगंज। कथा क्षेत्र क्या है? शिवपालगंज गांव है। इसमें शिवपालगंज की सभ्यता, संस्कृति आदि का इसमें चित्रण किया गया। बस इतना इसके बारे में याद रखिएगा। हो गया राग दरबारी। राग दरबारी आपके सिलेबस में है नेट जेआरएफ में, तो वहां इसको विस्तार से पढ़ेंगे ही। तो अभी इसके लिए अब जिनका सिलेबस में राग दरबारी नहीं है उनको क्यों पूरा पढ़वा दीजिएगा आप लोग। तो अगर यहाँ पे अगर पूरा बता देंगे तो उनके सिलेबस में है नहीं, तो क्यों वो 2 दिन इसमें समय, 4 दिन इसमें समय देंगे। तो जिनके सिलेबस में है, नेट जेआरएफ के सिलेबस में है, तो वहां पे हम इसको विस्तार रूप से देखे भी हैं, देखेंगे भी। कथा क्षेत्र शिवपालगंज है। एक उपन्यास और लिख लीजिए, विश्रामपुर का संत। कितना नंबर हो जाएगा जी? चौथा। विश्रामपुर का संत। अरे जाके आश्रम वेब सीरीज देख लो यार, पता चल जाएगा इसमें क्या है। विश्रामपुर का संत कब है? ये 1998 ईस्वी में था, ठीक है। इसमें है क्या? तो राजनेताओं के पाखंड, भ्रष्टाचार, ठीक है, आदि का चित्रण है। बस एक लाइन इसमें लिख लीजिए, ये भी हो जाएंगे समाप्त। राजनेताओं के पाखंड, भ्रष्टाचार आदि का चित्रण। हो गया? बस। तो ये हो गई बात किसकी? ये बात हो गई श्रीलाल शुक्ल जी की। अब इनके बारे में कुछ बात याद रखिएगा। 2-3 बातें जो तथ्य है ये थोड़ा सा आप लोग याद रखें। कुछ बातें इनके बारे में याद रखिएगा, तथ्य, ठीक है। इसको थोड़ा जरूर याद रखिएगा आप लोग। पहली बात तो ये, एक बात कि इनके उपन्यासों में क्या मिलता है? तो इनके उपन्यासों में व्यंग्य, एक बात व्यंग्य, आंचलिकता, आंचलिक उपन्यासकार हैं तो आंचलिकता तो मिलेगी ही। व्यंग्य है, आंचलिकता और राजनीतिक विषयों पर। अगर इनका राग दरबारी उपन्यास देखें उसमें शिवपालगंज की राजनीति का चित्रण है ना जी। तो इनके उपन्यासों में व्यंग्य, आंचलिकता और राजनीतिक
और राजनीतिक विषयों की प्रधानता है, राजनीतिक विषयों की प्रधानता है इनके उपन्यासों में। ये इनके बारे में याद रखिएगा, राजनीतिक विषयों की क्या है इनके उपन्यासों में, प्रधानता है। हो गया बात, एक बात ये। दूसरी बात, श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को, ठीक है, संयुक्त रूप से 2009 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था संपूर्ण साहित्य के लिए। एक बात ये भी याद रखें, लिख सकते हैं श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत, किसको, अमरकांत को, श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत, श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को संपूर्ण साहित्य के लिए, कोई एक दो शब्द नहीं बल्कि इनके संपूर्ण रचनाओं, संपूर्ण साहित्य के लिए, श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को संपूर्ण साहित्य के लिए, संपूर्ण साहित्य के लिए 2009 ईस्वी में, कब मिला था, तो 2009 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2009 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, लिख लीजिए। तो ये आज श्रीलाल शुक्ल भी फ्री हुए, तो इनके बारे में हो गया। तो आज हम लोग कितने उपन्यासकार को देख लिए हैं, एक बार देख लीजिए। आज हम लोग 4 उपन्यासकार को देखे, श्रीलाल शुक्ल, राही मासूम रजा, गुलशेर कासानी और रामतरस मिश्र को, ये 4 उपन्यासकारों को आज हम लोगों ने देखा है। चलिए, धन्यवाद। आज इस क्लास में इतना ही देखेंगे कि आज कुछ क्लासेस ज़्यादा हैं तो आज इतना ही रहने देते हैं। इनके पश्चात हम लोग कल देखेंगे, और कल नहीं होगा तो कल आंचलिक उपन्यास को समाप्त कर देंगे। आंचलिक उपन्यासकार में कुछ और बचे होंगे, हिमांशु जोशी एक बचे होंगे, एक हिमांशु जोशी होंगे, और एक तो नामवर सिंह हैं ही, शैलेश मटियानी होंगे, सॉरी नामवर सिंह बोल रहे हैं जी, नागार्जुन हैं, शैलेश मटियानी हैं, हिमांशु जोशी हैं। तो 3-4 जो बचे हैं प्रयास करेंगे अगले क्लास में खत्म करके, फिर हम लोग ऐतिहासिक उपन्यासकार पर चलेंगे। और ऐतिहासिक उपन्यासकार में सबसे पहले किनको पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।